प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आज के नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था कि जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। उस फिनोमिना को हम लोगों ने बोला था रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं अभी। तो रिफ्लेक्शन के अंदर हमने बोला था कि जो बाउंसिंग बैक फिनोमिना है, ठीक है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हमारा कहला रहा था रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट क्या कर रही थी कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है, यानी कि हमने देखा था कि लाइट वहाँ पर एयर से किसी भी मटेरियल के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा ना कर पाने की कंडीशन में वो टकरा कर वापस आ रही थी। ठीक है ना, उस फिनोमेना को हम लोगों ने बोला था रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर ऐसा हो कि लाइट अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, यानी कि मीडियम कैसा है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट है, लाइक हमारा वाटर हो गया, ग्लास हो गया। अगर एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर अगर वो जाती है तो हम लोग देखेंगे कि वो लाइट जब मीडियम को चेंज करती है, एयर से किसी वाटर के अंदर जाती है या वो ग्लास के अंदर जाती है, तो हमें उसके स्पीड या उसकी डायरेक्शन या हम कहें दोनों हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन की। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन क्या है, ये भी एक तरह का फिजिकल फिनोमिना है। क्या है, फिजिकल फिनोमिना, ठीक है ना, ऑफ लाइट। और यहां पर होता क्या है कि लाइट, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, then the speed of light and its direction changes। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लाइट क्या कर रही थी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग एक लाइन बना रहे हैं, ये लाइन सेपरेट कर रही है, क्या कर रही है प्यारे बच्चों, सेपरेट कर रही है दो मीडियम को। ठीक है ना, सेपरेट्स द टू मीडियम। यानी कि इस लाइन के ऊपर मान लेते हैं हमारे पास एयर है और नीचे की तरफ प्यारे बच्चों हमारे पास वाटर है। ठीक है ना, तो यहाँ वाटर दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पर ऐसे वाटर दिखाएं। ठीक है ना, यहाँ सारा वाटर है, इससे ऊपर सारा एयर है। तो कहते हैं कि आप अज्यूम करके चलो कि लाइट ऐसे एंटर करेगी। ठीक है ना, लाइट आ रही है, ठीक है ना, इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो यहां पर हम लोग बना लेते हैं नॉर्मल, ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइट अब क्या कर रही है, वाटर के अंदर एंटर कर रही है, वाटर के अंदर एंटर कर रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उसका इनिशियल पाथ तो ये था, यानी ये इनिशियल पाथ को हम लोग बोलते हैं मीन पाथ, पहले वाला पाथ, और ये न्यू पाथ था। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि उसका पाथ भी चेंज हो गया और उसका स्पीड भी चेंज हो गया। ठीक है ना, न्यू पाथ, और यहाँ पर जो स्पीड होगी वो कुछ और होगी। से यहाँ पर स्पीड मान लेते हैं v1 है, यहाँ पर जो स्पीड होगी प्यारे बच्चों वो कितना होगा, v2 होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक फंडा है हमारे रिफ्रैक्शन का, ये हमारा बेसिक फंडा है रिफ्रैक्शन का। प्यारे बच्चों, इस बात को फिर से समझो आप लोग कि लाइट क्या करती है, जब किसी एक मीडियम से, यानी कि एयर से वाटर या वाटर से हम कहें ग्लास, यानी कि दो मीडियम अलग अलग है, ठीक है ना, जब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है। और यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो मीडियम हम लोग ले रहे हैं वो प्यारे बच्चों कैसा होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, कैसा मीडियम होना चाहिए,
ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान में रखना कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर एंटर करती है तो हम लोगों को उसकी स्पीड में चेंज देखने को मिलता है और उसकी डायरेक्शन में भी चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कोई पूछे कि सर क्या दोनों फिनोमिना एक साथ होंगे? नहीं, रिफ्रैक्शन होने के लिए कंडीशन है या तो स्पीड में चेंज हो, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो, एक चेंज हो जाए, दूसरा क्या हो, हम गए डायरेक्शन चेंज हो जाए, या हम गए बोथ चेंजेस साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों एक साथ चेंज हो जाए, तब भी हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे प्यारे बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा, स्पीड जो होगी लाइट की वो हमें अलग मिलेगी, कुछ जगह पे हमें डायरेक्शन बदलती हुई अलग मिलेगी, कुछ जगह पे दोनों एक साथ हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम अगर ये चीज़ें किसी भी जगह पे हम लोगों को मिलती है तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ इस फिगर के अंदर आप लोग देख रहे हो कि जब लाइट आ रही है तो उसका इनिशियल पाथ ये था, इस पाथ को हम लोगों ने प्यारे बच्चों बोला मेन पाथ। लेकिन जैसे ही उस मीडियम से एयर से वो वाटर के अंदर एंटर कर रही है प्यारे बच्चों, तो हमने देखा कि उसका पाथ थोड़ा सा बदल गया, यानी कि ये पाथ कैसा है, नया पाथ है। ठीक है ना, इस पाथ के अलोंग वो लाइट हमारी मूव कर रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि नया पाथ हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्पीड मेज़र करी तो वो स्पीड भी अलग थी, क्योंकि पहले स्पीड v1 था, अब स्पीड v2 है। क्लियर है, ध्यान में रहेगा। आप लोगों ने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये जो एंगल बनेगा ये हमारा एंगल आई होगा, और एंगल आई क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, हमारी लाइट जो है ये लाइट हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है ना, तो ये एंगल हमारा बनता है आर। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को, फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना हम लोगों को समझ में आया कि भाई जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड और उसकी जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन का वो बदल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है ना, थोड़ा सा एक वर्ड हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि सर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम बदलने के साथ कैसे बदलेगी? तो हम कहते हैं कि देखो प्यारे बच्चों, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है होती है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड डेंसिटी। ठीक है, लाइट रिलेटेड प्रॉपर्टी। डेंसिटी वर्ड यूज मत कर लेना, डेंसिटी मतलब कि जो हमने 9th में पढ़ा था वो वाला नहीं है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी साइमल्टेनियसली हम लोगों ने एक साथ यूज करा है। ठीक है ना, यानी कि लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो हम इस बात को स्टडी करते हैं कि हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी प्यारे बच्चों कहता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करी तो स्पीड तो उसका बदला। ठीक है ना, तो कह रहा है कि जो स्पीड बदलती है एक्चुअल में हम लोग देखते हो डिक्रीज होती है। तो कह रहा है कि जो स्पीड है, ठीक है ना, वो कितना कम होगा, यानी कि जो एबिलिटी है उस मीडियम की कि वो कितना उसको स्लो कर सकता है, वो कहलाती है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम टू स्लो डाउन
स्लो डाउन द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका स्पीड क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है ना, कब, जब लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू, या हम कहें एयर टू गिवन मीडियम। यानी कि एयर से वो किसी गिवन मीडियम के अंदर एंटर करती है तो हम लोग कहेंगे वहां पर जो स्पीड में डिक्रीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो डिक्रीज क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी है। किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी, किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, वो कहलाता है ऑप्टिकल डेंसिटी। वो कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट वहां पर कम हो रही है। ठीक है ना, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने बोल दिया ऑप्टिकल डेंसिटी। फंडा क्लियर है, बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिगर को भाई अच्छे से करना। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी, अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी कि जो स्लो डाउन है, ठीक है ना, द एबिलिटी ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, ये हम लोगों ने बोला था ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी कि मीडियम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। यानी कि दो टर्म्स आएंगी, आप लोगों को बखूबी इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, हम बड़े आसान तरीके से इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। देखो, जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, वो हमारा कहलाएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है ना, द मीडियम इन विच स्पीड of light is greater than the medium like glass। ठीक है ना, the medium in which speed of light is greater than medium like glass। यानी कि मीडियम हम यहाँ पर मान लें द एयर, मीडियम है हमारे पास एयर, इस के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्रेटर होती है हमेशा ग्लास के। तो एयर हमारी ट्रीट करती है, एयर हमारी ट्रीट करती है एज ए रेयरर मीडियम की तरह। ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोल दूं या सिंपली इसको रेयरर मीडियम बोल दूं। ठीक है ना, एयर हमारी बिल्कुल रेयरर मीडियम की तरह ट्रीट करती है। यहाँ पर लाइट बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर जाती है और हमें उसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना, इसके साथ अगर हम बात करें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ठीक है ना, एयर के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूं
the medium in which speed of light generally smaller than the speed of light in air। एयर के कंपैरिजन में अगर हम लोगों को किसी मीडियम के अंदर स्पीड कम मिलती है तो उस मीडियम को हम लोग बोल देते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है ना। तो एग्जांपल अगर हम लोग डेंसर मीडियम का लें बच्चों, तो हम लोग ग्लास को एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर को एग्जांपल ले सकते हैं, कोई ऑयल हो सकता है, ठीक है ना, किसी तरह का केमिकल सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास डेंसर मीडियम के एग्जांपल है। ठीक है ना। तो हमारा जैसे बेंजीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ऑयल आप लोगों ने काफ़ी तरह के पढ़े हैं, इथेनॉल हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे लिए एज ए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गए। इन मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो जर्नली कम होती है एयर के कंपैरिजन में। यानी कि अगर एयर की बात करते हैं तो यहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट मिलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिलती है, और इन डेंसर मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट मिलती है वो ऑलवेज लेस देन होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। यानी कि ग्लास की बात करें तो ग्लास के अंदर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वाटर के अंदर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ऑयल के अंदर लगभग 1.8 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो सकती है। ये अप्रोक्स है बच्चों, ये अप्रोक्स आंसर है, ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है। ठीक है ना। तो हर मीडियम के अंदर हम लोगों को एयर के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट कम देखने को मिल रहा है। यानी कि हम लोग कह रहे हैं ये सारे के सारे मीडियम कैसे हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और एयर यहाँ पर हमारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ, इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम ज़्यादा होगा, वहाँ बच्चों देखेंगे जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कम होगी। ठीक है ना। जहाँ स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम के अंदर कम है तो उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है प्यारे बच्चों वो ज़्यादा होगी। क्लियर है। ये बात हम लोगों को समझ में आई। तो हम लोगों को समझ में आया रिफ्रैक्शन फिनोमिना। रिफ्रैक्शन फिनोमिना के अंदर हम लोगों ने समझा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों बदलती है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम लोगों को, या हम कहें ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोगों को समझाती है या बताती है कि जब लाइट किसी मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है। जहाँ ज़्यादा कम होती है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, जहाँ ना के बराबर हो या ना हो वो हमारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाता है। ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, अभी सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम लोग एग्जैक्ट आइडिया निकाल सकते हैं कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आएगा? तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग एक टर्म लिखते हैं, उस टर्म का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना बदलेगा, ये मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली हम लोगों को बताएगा। ठीक है ना। इट टेल्स हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट changes when light
goes from one medium to another medium। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो ये रेशियो आता है, ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट in a rarer medium to the speed of light in denser medium। कुछ बुक्स के अंदर इसको मीडियम 1 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसको मीडियम 2 भी मेंशन करके रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, यानी कि ऐसे हम लोगों ने सिंबल बनाना है, ठीक है। तो फ्लो में हमारा ऐसा बनता है, ठीक है ना। तो म्यू बता रहा है स्पीड ऑफ लाइट किसी भी रेयर मीडियम के अंदर मान लेते हैं V1 है और डेंसर मीडियम के अंदर V2 है, ठीक है। यहाँ पे फिगर हम लोग बना भी सकते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा रेयरर मीडियम है प्यारे बच्चों, और नीचे की तरफ लाइन से नीचे कैसा है हमारे पास डेंसर मीडियम है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लाइन बता रही है नॉर्मल को, और हम कह रहे हैं कि एक लाइट चलकर आ रही है, ठीक है। इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये एंगल आई हो गया और यहाँ पर मान लेते हैं स्पीड कितना है V1, ठीक है ना। ये इसका ओरिजिनल पाथ था, हमने देखा कि ये लाइट इधर बेंड हो गई, ठीक है ना, और यहाँ स्पीड हो गई प्यारे बच्चों V2, और ये एंगल बना लिया उसने R, और ये लाइट है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताएगा कि भाई स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 के अंदर इतना था, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 के अंदर इतना था, ठीक है ना। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2 भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। मीडियम 1 के अंदर हमारा स्पीड ऑफ लाइट इतना था, मीडियम 2 के अंदर स्पीड ऑफ लाइट V2 था। तो म्यू हमें बता रहा है V1/V2। क्लियर है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर लेना भाई, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोगों को समझ में आया कि भाई जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही है तो उसका स्पीड कितना बदलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला ना हम लोगों ने, क्या निकाला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। ये किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए, पेयर ऑफ मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे कि दो मीडियम होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो वो पेयर बन गया, एक ऊपर वाला मीडियम प्लस नीचे वाला मीडियम, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी इंडियन ऑथर की बुक में कुछ और है और फॉरेनर ऑथर की बुक के अंदर कुछ और, नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हमें समझ में आएगा इन चीज़ों के ऊपर। कह रहे हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि लाइट ऐसे एंटर कर रही थी, ये नॉर्मल है, और लाइट हमारी एंटर कर रही थी एयर से, लाइट हमारी एंटर कर रही थी एयर से वाटर के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्पीड थी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, ठीक है ना। स्पीड हमें मिल गया इन एयर, ठीक है ना। और वाटर के अंदर जो स्पीड हम लोगों को मिल रही है
वो मिल रही है प्यारे बच्चों 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ स्पीड कितना है v1 और यहाँ स्पीड v2। सॉल्व कर लेंगे तो प्यारे बच्चों ऊपर आएगा वैल्यू 3 इंटू 10⁸, नीचे आएगा 2.25 इंटू 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, ये 10⁸ है बच्चों। ठीक है ना, तो म्यू हमारे पास आ गया 3.2.25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू का वैल्यू हमें मिलता है 4/3, या हम कहें म्यू इज इक्वल टू 1.33। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बता रहा है, ठीक है ना, कि स्पीड ऑफ लाइट एयर और वाटर के जब केस में लिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 आया था। ठीक है, फंडा समझ में आया, बात क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो एक चीज आप लोग ध्यान में रखना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका कलर चेंज नहीं होता। हाँ कि ना, ये बात आप लोगों ने नोटिस करी होगी। कह रहे द कलर ऑफ लाइट रे डज नॉट चेंजेस when it goes from one medium to another मीडियम। एक मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम के अंदर जाता है तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होता। अगर हमने एक लेज़र लिया, लेज़र से रेड कलर का लाइट निकल रहा है, और उस लेज़र लाइट को अगर हम लोगों ने वाटर की तरफ डायरेक्ट करा तो ऐसा नहीं होगा कि वाटर में जाने के बाद उसका कलर रेड हो जाएगा या रेड की बजाय ऑरेंज या ग्रीन हो जाएगा। नहीं, वो वहाँ पर भी कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा। ठीक है ना, यानी कि कलर ऑफ लाइट कौन देता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी बताती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कलर ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कलर ऑफ लाइट को। यानी कि अगर कलर सेम है तो फ्रीक्वेंसी क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो मैं यहां बात कर रहा हूं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है स्पीड v1 अपॉन में स्पीड v2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू v1 यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, या नीचे लिख देता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 की बात कर रहे हैं तो ये होता है बच्चों वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने पढ़ा है v इक्वल टू लैम्डा इंटू में f 9th क्लास में। ठीक है ना, तो v1 की बात कर रहे हैं तो लैम्डा 1 इंटू में f हो गया। इसी तरह अगर v2 की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 इंटू में f। यहां पर मैंने लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्यों रखा और फ्रीक्वेंसी को सेम क्यों रखा, तो प्यारे बच्चों आप नोटिस करना, इस बात को ध्यान में रखना कि भाई मैं डायग्राम यहां बना लेता हूं। ये लाइन क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है दो मीडिया को। ठीक है ना, लाइट ऐसे एंटर कर रही थी और नॉर्मल से स्ट्राइक करने के बाद हम लोग देख रहे थे कि उसका पाथ ऐसे बदल गया। ठीक है ना, यहाँ स्पीड v1 थी और इसको मैंने लिखा लैम्डा 1 इंटू में f। यहाँ स्पीड v2 थी, इसको लिखा लैम्डा 2 इंटू में f। कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी सेम थी, यहाँ पर भी सेम थी, यानी कि कलर ऑफ लाइट वो सेम था, तो फ्रीक्वेंसी दोनों जगह पे सेम रख दी।
अगर यहाँ पर स्पीड बदल रही है तो सिर्फ क्या बदल रहा है, वेवलेंथ बदल रहा है। ध्यान में रखना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, और हमने देखा वेवलेंथ चेंज होता है। ठीक है ना, फंडा क्लियर है, ठीक है ना। व्हेन लाइट goes from one medium to another medium, then frequency remain constant, but wavelength changes। वेवलेंथ प्यारे बच्चों क्या हो जाती है हमारी, चेंज हो जाती है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बारी वीडियो को पॉज कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो हमने देखा कि जो म्यू आया वो आया v1 अपॉन में v2, और हम लोगों ने लिखा म्यू को लेमडा 1 इंटू में f अपॉन में लेमडा 2 इंटू में f, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2। इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर हम लोगों ने लिखना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं कि भाई हमारी एक लाइट है, ठीक है प्यारे बच्चों, और ये नॉर्मल हो गया, ये हमारी इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे का जो वेवलेंथ है यानी कि लेमडा 1, वो मान लेते हैं 500 नैनोमीटर है, ठीक है। जब वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, यानी कि ये मीडियम हम लोग फर्स्ट कंसिडर करके चल रहे हैं और ये मीडियम हम लोग सेकंड कंसिडर करके चल रहे हैं, और यहाँ जो वेवलेंथ है वो 450 नैनोमीटर हो जाती है, ठीक है ना। 1 नैनोमीटर यानी कि 1 nm लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है ना। तो लेमडा 1 हम लोगों को बता रहा है 500 नैनोमीटर, यानी कि लेमडा 1 500 गुना में 10⁻⁹ मीटर। इसी तरह लेमडा 2 है 450 नैनोमीटर, लेमडा 2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकालना है प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2 म्यू। लेमडा 1 500 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में 450 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ से 10⁻⁹ को बाहर का रास्ता दिखा दिया, 0 से 0 को बाहर का रास्ता दिखा दिया, ऊपर 10 हो गया नीचे 9 हो गया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोगों को मिला 10 अपॉन में 9 मिला, या हम म्यू कह देते हैं 1.1 समथिंग के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। दिमाग में क्वेश्चन आता है सर इसकी कोई यूनिट होगी, नहीं भाई, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो SI यूनिट। उसके पीछे की वजह क्या है कि भाई ऊपर भी वेवलेंथ है नीचे भी वेवलेंथ है, क्योंकि यहाँ पर मीटर लिखेंगे यहाँ पर भी मीटर लिखेंगे, तो मीटर से मीटर भी कट गया, तो यूनिट बचा ही नहीं हमारे पास कुछ लिखने को। अगर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखोगे, तो बेटा यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड होगी, नीचे भी मीटर पर सेकंड होगी, कट के फिर क्या बन जाएगा
9 यूनिट, ठीक है ना, कोई यूनिट बचता ही नहीं है। तो जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। अभी तो सर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा ही था, अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? भाई जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैसे ही ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जो लाइट है स्पीड का, वो हम लोगों ने किसी मीडियम के अंदर एंटर कराना है, लेकिन वो लाइट जहाँ से आ रही है वो है स्पेस, या हम कहें वैक्यूम, यानी कि लाइट वैक्यूम से एंटर कर रही है किसी ना किसी मीडियम के अंदर। ये लाइन क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। लाइन सेपरेट्स द टू मीडियम, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल। और मान के चलते हैं कि ये हमारा लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे, और ये नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा है? आई। यहाँ पर जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? c, यानी कि c का मतलब यहाँ पे क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट हमारी स्पेस या हम कहें वैक्यूम है, ये वैक्यूम से किसी न किसी मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि उसका जो ओरिजिनल पाथ था वो तो ये था, ठीक है, लेकिन लाइट हमारी इधर बेंड हो गई, ठीक है, और एंगल कितना बनाया उसने? r। तो ये जो रे है ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। ये जो एंगल हमें मिल रहा है ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, और ये हमें जो मिला था ये इंसिडेंट एंगल हम लोगों को मिल रहा था, क्लियर है। और यहाँ पर जो स्पीड है, मान लेते हैं यहाँ स्पीड कितना हो गया? v, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि अगर आपने यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको एज ए मीडियम 1 की तरह ट्रीट करो, इसको एज ए मीडियम 2 की तरह ट्रीट करो, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, क्लियर है ना। तो यही बात हम लोगों ने लिखा था, लेकिन एब्सोल्यूट वर्ड जब यूज कर रहा है तो हम लोग लाइट को एंटर करा रहे हैं वैक्यूम से, यानी कि स्पेस से चलकर आ रही है, अंतरिक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना था? c, और किसी मीडियम के अंदर कितना था? v। तो ये हो गया c/v, यानी कि अगर c/v अगर हम लोगों को रेशियो मिल रहा है तो वो रेशियो बता रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। किसको बता रहा है प्यारे बच्चों? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वाटर का और ग्लास का, ठीक है। हम लोग निकालते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन वही सेपरेट कर रही है दो मीडियम को। ये हमारा नॉर्मल हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया,
ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो स्पीड है वो c है और एंगल ऑफ इंसिडेंस प्यारे बच्चों यहाँ पर i है। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे। क्लियर है? लाइट अब हमारी बैंड हो गई और एंगल उसने बनाया r और ये कहलाई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है ना, तो ये हमारा वैक्यूम था और ये हमारा प्यारे बच्चों वाटर था। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं स्पीड v वाटर, यानी कि वाटर है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, और नीचे हम लोग वाटर लिख रहे हैं तो ये बता रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में कितना था? c था, और वाटर के अंदर एंटर करते टाइम v वाटर। ठीक है ना, इसको हम लोग v1 भी लिख सकते हैं, तो ये मैं लिख रहा हूँ c/v1। ठीक है ना, इसी तरह हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। किसका? ग्लास का। क्या निकाल सकते हैं? ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसके लिए फिर से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। यह हमारी लाइन होगी जो दो मीडिया को सेपरेट कर रही है, और ये डॉटेड लाइन हमारा नॉर्मल। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल के साथ एंगल i, और ये लाइट हमारी बैंड होगी और नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है r। ठीक है ना, तो इसको हम लोग मेंशन कर रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ स्पीड c था। ठीक है, ये हमारा वैक्यूम था और ये हमारा ग्लास है। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ग्लास का। वो आएगा बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ c है, यहाँ पर ये v ग्लास मान लेते हैं। ठीक है ना, स्पीड यहाँ पर v ग्लास, और इसको मैं v2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, हमारी इजीनेस के लिए। तो म्यू ग्लास इज इक्वल टू c/v2। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? हम लोगों को समझ में आया कि अगर हम लोगों ने किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? फंडा समझ में आया? ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ देखो, अगर मैं ग्लास की बात करता हूँ या वाटर की बात करता हूँ, तो यहाँ जो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड होती है वो c होती है। c का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर के केस में जो स्पीड आती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालते हैं तो 3 × 10⁸ अपॉन में 2.25 × 10⁸ हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये 1.33 आता है। इसी तरह जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालते हैं, ठीक है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहाँ जो स्पीड होती है ग्लास के अंदर प्यारे बच्चों वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ वैल्यू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रखा। जब इसको सॉल्व करा तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो हमें मिला वो 1.5 मिलता है। ठीक है ना, तो ऐसे जब भी हम लोगों को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये एक्चुअल में क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है। क्या है ये? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ मेंशन करते हैं।
absolute refractive index of material। ठीक है ना, तो यहाँ मटेरियल का नाम हो गया, ठीक है ना, यहाँ हम लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट। ए बी का मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर स्पेस की बात करते हैं या हम कहीं वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0000 होता है। अगर एयर की उसने बात कर ली तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0006 होता है। तो नियरली हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। यानी कि हम लोग मान के चलते हैं कि चाहे एयर में से एंटर करे चाहे वैक्यूम में से एंटर करे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या मान के चलते हैं, 1 ही मान के चलते हैं। और ये भी कितना है, 1। ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। ठीक है ना, एक ऑयल होता है टर्पाइन, यानी कि ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.3 हो सकता है। आइस जो होती है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.31 होता है। वाटर का 1.33 होता है। क्लियर है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे मटेरियल है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो रूटीन में हम लोग यूज़ करते आते हैं वो एयर है, वाटर है, ग्लास है या कोई भी ऑयल है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिख देते हैं। ठीक है ना, 1.3 से लेकर ये 1.6 तक चला जाता है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डायमंड हो गया, डायमंड का 2.42 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ का मुझे याद था, ठीक है, टिप ऑन टंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको हम लोगों ने मेंशन कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, अब कहते हैं कि सर जो हमने पीछे पढ़ा वो क्या था, जब हम लोग एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे। ठीक है, या हम लोग निकालते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव